हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पे। मेरा नाम कोमल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, जिनके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और जिनके एनुअल एग्जाम आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के कुछ एमसीक्यूज, कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर और कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। इससे पहले की वीडियो में हमने एमसीक्यूज कवर कर चुके हैं, निश्चित उत्तरीय प्रश्न भी कवर कर चुके हैं और कुछ लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में जो भी हमारे क्वेश्चन रह रहे हैं हम उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप चाहें तो वो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपल वेबसाइट पे जाके कंबोज सर वेबसाइट पे जा करके ये नंबर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से अपनी पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ज़्यादा देर न करते हुए हम आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण भी दीजिए। तो उसका सिंपल आंसर कि राजनीतिक उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। हम इस कथन से सहमत हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि राजनीतिक ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, इससे जूझने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बिना कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, उसके लिए अपने सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं और हितों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। तो आप इस क्वेश्चन को सिंपल पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने शब्दों में इसका आंसर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है, टिप्पणी कीजिए। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों की जागरूकता अत्यंत आवश्यक है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आपको सिंपल इसका आंसर ये लिखना होगा कि लोकतांत्रिक राज्य में नागरिक के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं। हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते, लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं, प्रस्तुति का रसास्वादन करते हैं और नए अनुरोध करते हैं। संगीतकार तब और बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कद्रदान होने का पता रहता है। इसी तरह जागरूक नागरिक भी लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजनीति क्या है? आधुनिक संदर्भों में तर्कपूर्ण ढंग से समझाइए। तो आप ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं पढ़ सकती, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, या फिर पीडीएफ से पढ़ सकते हैं आप। और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और अपने शब्दों में आप इसे लिख दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, स्वराज से आप क्या समझते हैं? या फिर अगर आपको टिप्पणी आ जाए कि टिप्पणी लिखिए कि स्वराज क्या है, तो आपको सिंपल हेडिंग डालनी होगी स्वराज। और आपको लिखना है फिर भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा स्वराज है। स्वराज का अर्थ स्व का शासन भी हो सकता है और स्व के ऊपर शासन भी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है और सामाजिक स्तर पर यह एक मूल्य है। इसलिए स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा बन गया है, जिसने बाल गंगाधर तिलक के प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा को प्रेरित किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अतिलघुत्तरीय इसमें कुछ ऐड किए गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सकारात्मक समानता से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर होगा, सकारात्मक समानता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के विकास के समान अवसर प्रदान किए जाएं। अगला क्वेश्चन है, समानता के दो प्रकार लिखिए। तो समानता के दो प्रकार होते हैं, पहला राजनीतिक समानता और दूसरी आर्थिक समानता। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक समानता से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा, प्राकृतिक समानता का अभिप्राय है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। अगला क्वेश्चन, नागरिक समानता का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर लिखोगे, नागरिक समानता का अर्थ है कि राज्य प्रत्येक नागरिक को वंश, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर बिना भेदभाव किए समान रूप से नागरिक अधिकार प्रदान करे। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह किसका कथन है या फिर किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? सीएम जोड़ का है। अगला क्वेश्चन है,
सामाजिक समानता का अर्थ लिखिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को समाज में रहकर अपने सर्वांगीण विकास का अवसर प्राप्त होना ही सामाजिक समानता के अर्थ का परिचायक है। अगर क्वेश्चन है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक है, एक तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर होगा लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्रता और समानता दोनों ही आवश्यक है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक समानता से क्या तात्पर्य है? तो राजनीतिक समानता का तात्पर्य है समान राजनीतिक अधिकार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समाजवाद क्या है? लोहिया की सप्त क्रांतियां क्या थी? तो इसका सिंपल उत्तर लिखोगे। सबसे पहले आप लिखोगे समाजवाद के बारे में कि समाजवाद असमानताओं के जवाब में उत्पन्न हुए कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है। ये विशेषकर वे असमानताएं थी जो औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से उत्पन्न हुई और उसमें बाद तक बनी रही। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण विभाजन है। हालांकि समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के विरुद्ध तो नहीं होते, लेकिन वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियमन, नियोजन तथा नियंत्रण का समर्थन अवश्य करते हैं। फिर आपको लिखना है कि भारत में प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने 5 प्रकार की असमानताओं की पहचान की जिनके विरुद्ध एक साथ लड़ना होगा। स्त्री पुरुष असमानता, त्वचा के रंग पर आधारित असमानता, जातिगत असमानता, कुछ देशों का अन्य पर औपनिवेशिक शासन और आर्थिक असमानता। तो आप इन सबको डिफाइन करके लिख सकते हैं अपने शब्दों में। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नारीवाद पर लघु निबंध लिखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा। आपको सिंपल इसमें नारीवाद के बारे में लिखना है कि नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। वे स्त्रियां या पुरुष नारीवाद कहलाते हैं जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच में अनेक असमानताएं न तो नैसर्गिक हैं और न ही आवश्यक। नारीवादियों का मानना है कि इन असमानताओं को बदला जा सकता है और स्त्री पुरुष एक संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो आपको इसमें छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना है या फिर लघु निबंध कह सकते हैं, आपको वो लिखना है। आप इसे पढ़ सकते हैं और आराम से इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 4 महत्वपूर्ण सामाजिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो 4 महत्वपूर्ण सामाजिक अधिकार क्या क्या होते हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। पहला जीवन सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा संपत्ति का अधिकार। तो इसमें हमने 4 सामाजिक अधिकारों के बारे में बताया है जो कि महत्वपूर्ण है। आप इनको पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों में अंतर बताइए। हर प्रकार के अधिकार के उदाहरण भी दीजिए। तो आपको सिंपल इनमें अंतर बताना है। तो पहला है राजनीतिक अधिकार, दूसरा आर्थिक अधिकार और तीसरा सांस्कृतिक अधिकार। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। तो राजनीतिक अधिकार में क्या आता है कि राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। फिर आर्थिक अधिकार क्या होता है? आर्थिक अधिकार व्यक्ति को उसकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का हक देते हैं। और सांस्कृतिक अधिकार में क्या होता है? सांस्कृतिक अधिकारों द्वारा व्यक्ति अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा कर सकता है और उसका विकास कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राजनीतिक अधिकार में वोट देने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टी का गठन करने जैसे अधिकार सम्मिलित हैं। जो कि आर्थिक अधिकार में बेरोजगारी भत्ता पाने, रोजगार और न्यूनतम मजदूरी पाने की गारंटी का अधिकार शामिल है। फिर सांस्कृतिक अधिकार में क्या आता है आपका? सांस्कृतिक अधिकार अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने, शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। फिर लास्ट आता है कि राजनीतिक अधिकार राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं, आर्थिक अधिकार भी राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जबकि जो सांस्कृतिक अधिकार होते हैं वे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है आदर्श नागरिकता के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आदर्श नागरिकता के बारे में बताना है, उसके महत्व के बारे में बताना है आपको इस क्वेश्चन में। इसका सिंपल आंसर होगा कि किसी भी देश की प्रगति का आधार वहां के नागरिक होते हैं। जिस देश के नागरिक आदर्श नागरिक के गुणों
से परिपूर्ण होते हैं, वह देश शीघ्र ही उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। अरस्तु का कथन है कि श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः राज्य के नागरिक आदर्श होने चाहिए। वास्तव में आदर्श नागरिकता ही राज्य के विकास का आधार बन सकती है। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार नागरिकता का संबंध केवल राजनीतिक जीवन से ही नहीं वरन सामाजिक और नैतिक जीवन से भी है। तो आप सिंपल इसका आंसर लर्न कर सकते हैं कि आदर्श नागरिकता का क्या महत्व है। अगले क्वेश्चन है, नागरिक के लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर हमने पॉइंट टू पॉइंट दिया है, जैसे कि वह राज्य का सदस्य हो। नेक्स्ट पॉइंट है, वह राज्य की सीमा के अंदर रहता हो, चाहे वह नगर निवासी हो या फिर ग्रामवासी। अगला अगला पॉइंट आएगा, उसे सभी सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। फोर्थ पॉइंट आएगा, वह राज्य की संप्रभुता को स्वीकार करते हो और राज्य में पूर्ण निष्ठा एवं भक्ति रखता हो। इसी प्रकार से आपको नागरिक के क्या क्या लक्षण होने चाहिए उसके बारे में आपको लिखना है पॉइंट बना करके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंश, भाषा, धर्म या नस्ल में से कोई भी पूरे विश्व में राष्ट्रवाद के लिए साझा कारण होने का दावा नहीं कर सकता। टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि साधारणतः यह माना जाता है कि राष्ट्रों का निर्माण ऐसे समूह द्वारा किया जाता है जो कुल या भाषा अथवा धर्म या फिर जातीय जैसी कुछ एक निश्चित पहचान का सहभागी हो, लेकिन ऐसे निश्चित विशिष्ट गुण वास्तव में ही नहीं जो सभी राष्ट्रों में समान रूप से मौजूद हो। कई राष्ट्रों की अपनी कोई एक सामान्य भाषा नहीं है। कनाडा का उदाहरण लिया जा सकता है, जैसे कनाडा में अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषी लोग साथ रहते हैं। भारत में भी अनेक भाषाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न समुदाय द्वारा बोली जाती हैं। बहुत से शब्दों में उन्हें जोड़ने वाला कोई सामान्य धर्म भी नहीं है। नस्ल अथवा कुल जैसी अन्य विशिष्टताओं के लिए भी यही कहा जा सकता है। तो इसमें सिंपल टिप्पणी लिख देनी है। अगला क्वेश्चन, संघर्षरत राष्ट्रवादी आकांक्षाओं के साथ बर्ताव करने में तानाशाही की अपेक्षा लोकतंत्र अधिक समर्थक है, क्यों और कैसे? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में कुछ राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों के लिए साझी प्रतिबद्धता ही किसी राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र का सर्वाधिक वांछित आधार होती है। इसके अंतर्गत राजनीतिक समुदाय के सदस्य कुछ दायित्वों से बंधे होते हैं। ये दायित्व सभी लोगों के नागरिकों के रूप में अधिकारों को पहचान लेने से पैदा होते हैं। अगर राष्ट्र के नागरिक अपने सहनागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को जान और मान लेते हैं तो इससे राष्ट्र क्या होता है, मजबूत होता है। लोकतंत्र राष्ट्रवाद की भावना को समझता है तथा उसी की आधारशिला पर टिका हुआ है। इसीलिए तानाशाही की अपेक्षा लोकतंत्र संघर्षरत राष्ट्रवादियों से अच्छा बर्ताव करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में है, इस कथन की विवेचना कीजिए। या फिर भारत किस प्रकार से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। सिंपल हम हेडिंग डालेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में प्राचीन काल से ही धर्म का बहुत महत्व रहा है। हम उसके बारे में लिखेंगे कि भारतीय सामाजिक और राजनीतिक जीवन धर्म से ओतप्रोत रहा है। वर्तमान भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य नैतिकता, आध्यात्मिकता और मानव धर्म पर आधारित है। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की सुदृढ़ करने के लिए संविधान में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। अब क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण हो, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। जैसे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। अगला पॉइंट आएगा, धार्मिक आधार पर भेदभाव समाप्त। नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होने चाहिए। अगला पॉइंट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए और धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और धर्म प्रचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, धार्मिक शिक्षा का निषेध। अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकार शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती तथा सरकार से आर्थिक सहायता या मान्यता प्राप्त शिक्षण
संस्थाओं में भी किसी को धार्मिक गतिविधियों तथा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगले पॉइंट है धार्मिक कार्यों के लिए किया जाने वाला व्यय कर मुक्त होना चाहिए और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अंत होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको इसमें हेडिंग्स डालनी है, उन हेडिंग्स को डिफाइन करना है। आपको मेन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में ये ध्यान रखना होता है कि आपकी हेडिंग सही होनी चाहिए और आपने उसमें क्या मैटर समझाया है वो ठीक होना चाहिए और आप अपने क्वेश्चन का आंसर इसी तरह से लिख सकते हैं। बाकी अब आपके पॉलिटिकल साइंस के सारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, ये सारे हमने प्रीवियस वीडियो में और आज के वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। आप चाहें तो पीडीएफ ले सकते हैं। सिंपल वेबसाइट पे जा करके ये नंबर शो हो रहा होगा, आप इस नंबर से पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको वीडियो से ही पढ़ना है तो आप वीडियो से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।